हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम अ, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो 2000 में फॉर्म भरा था और जो पेपर हुआ था वो 21/1/2019 में हुआ था। तो उसका ही आज हम यहाँ पर पूरा हल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, फ्यूडल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा मार्क ब्लाक। मार्क ब्लाक 19वीं शताब्दी के प्रमुख फ्रांसीसी मध्यकालीन लेखक थे। उन्होंने अपने शिक्षण और लेखन के माध्यम से इतिहासकारों की दो पीढ़ियों को प्रेरित किया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने पैदल सेना में सेवा दी थी और 4 प्रशंसा पत्र और लीजन ऑफ ऑनर जीते थे। 1920 में उन्होंने अपनी थीसिस किंग और स्पर्स को प्रकाशित किया था। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि किंग और स्पर्स जो है इनकी पुस्तक वो कब प्रकाशित हुई थी, तो 1920 में। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है फ्यूडल सोसाइटी यानी सामंती समाज में आर्थिक संरचना और विश्वास की प्रणालियों के साथ साथ कानूनी मानदंडों और संस्थागत प्रथाओं में स्वतंत्रता और सेवाओं का इन्होंने क्या किया, वर्णन किया था। 1939 में उन्होंने अपने जीवन काल में व्यतीत किए हुए युद्धों का संस्मरण द स्ट्रेंजर हार जो कि 1946 में लिखा था, और ये एनाल्स स्कूल ऑफ फ्रेंच सोशल हिस्ट्री के संस्थापक सदस्य भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय सामंतरवाद में बहुसंख्यक थे। तो ये आंसर हो जाएगा अधीन कृषक। तो रोमन साम्राज्य के विघटन, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का भी बहुत जल्दी जो है आएगा, जो कि सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो है रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात यूरोप में एक नवीन शासन व्यवस्था का उदय हुआ, जिसे यूरोपीय इतिहास में सामंतवाद से परिभाषित किया गया था। इसकी उत्पत्ति एक लैटिन शब्द फ्यूडम से हुई और इस व्यवस्था के दो प्रमुख अंग हुए, एक है सामंत व्यवस्था और दूसरा है अधीन कृषक। इस व्यवस्था के तहत शासक भूमि पर कृषि कार्य हेतु सरदारों की भूमि सौंप देते थे और जो अधीन कृषकों के माध्यम से कृषि कार्य करते थे। मतलब यहाँ पर जो है जो शासक हैं वो भूमि कुछ सरदारों को सौंप देते थे और ये सरदार जो है अधीन कृषकों के माध्यम से कृषि कार्य करते थे। कृषक सामंतों, तो ये जो सरदार हुए ये सामंत हो गए। कृषक जो है सामंतों के अधीन दास अवस्था में रहते थे। कृषि दास अर्थात अधीन कृषक ऐसे खेतिहर जो अपने मालिक की अनुमति के बगैर किसी दूसरे स्थान पर बस भी नहीं सकते थे। निश्चित तौर पर इस सामंत व्यवस्था में अधीन कृषकों के कई बड़े बड़े समूह शामिल थे और इसके अधीन जो है बहुसंख्यक थे। हिटलर सत्ता में कैसे आया? तो चुनाव से आया, जनता ने उसको सपोर्ट किया था तभी आया था। तो विश्व के सबसे क्रूरतम तानाशाह के रूप में प्रसिद्ध है एडोल्फ हिटलर। इनका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और यह एक उच्च कोटि का राष्ट्रवादी भी था। मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने देश के प्रति समर्पित था, राष्ट्रवादी था। इसी के चलते उसने प्रथम विश्व युद्ध में जमीन सेना में भर्ती होकर जमीन सेना मतलब जो थल सेना होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो जमीन सेना मतलब थल सेना, उसमें भर्ती होकर सम्मान अर्जित किया और 1918 में जर्मनी की पराजय के पश्चात उसने सेना छोड़ दी तथा नेशनल सोशलिस्ट अबोर्टर पार्टी यानी नाजी का गठन किया। और इसका स्पष्ट विचार था कि साम्यवादियों व यहूदियों के कारण जर्मनी हारा था। उसने 1919 में वियना संधि को भी अपमानजनक माना और 1923 में उसको जेल हो गई, किंतु वो बहुत जल्दी रिहा हो गया और राजनीति में लग गया। इस समय विश्व आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था।
और उसने जनता के असंतोष का लाभ उठाकर, तो जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री अगर एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी 9th की, तो उसमें आर्थिक मंदी और किस प्रकार से हिटलर का उदय होता है वो सारी बहुत डिटेल में दी गई है। तो यहाँ पर जो है लोकप्रिय हासिल कर ली क्योंकि वहाँ पे जनता असंतुष्ट थी, और जब जनता असंतुष्ट होगी और उसके जनता के हित में ही अगर कोई बात करेगा तो सारी जनता किसकी तरफ हो जाएगी, जो उसके दुखों की बात करेगा। तो उसी की लोकप्रियता उसने हासिल की थी। 1933 में चुनाव होकर वो जीत जाता है, जर्मनी का चांसलर बन जाता है और अपनी कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अतः अप्रैल 1945 में उसने आत्महत्या कर ली और उसने अपने संघर्ष व विचारों के बारे में अपनी पुस्तक मीन कैफ, कई बार एग्जाम में मीन कैफ किसने लिखी थी, तो ये हिटलर द्वारा लिखी गई है। तो मेरा संघर्ष उद्ग्रथ है। आगे देखते हैं, संसदीय लोकतंत्र के उद्भव का श्रेय किस यूरोपीय देश को दिया जाता है। तो संसदीय लोकतंत्र आपने देखा होगा इंग्लैंड, इंग्लैंड जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य, इसमें 4 देश सम्मिलित हैं। एक तो इंग्लैंड हो गया, उत्तरी आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और सेल्स हो गया। इसी यूरोपीय देश को संसदीय लोकतंत्र के उद्भव का श्रेय दिया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद द्वारा दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था और क्रय शक्ति समानता के आधार पर 7वां बड़ा देश होने के साथ ही यह विकसित देश है, और इसी देश का उद्भिद संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यही संसद प्रणाली भारत में भी लागू की गई है। तो एग्जाम में पूछता है कि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो याद रखिए इंग्लैंड से। आगे देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस में ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद। तो समाजवाद का नाम आ गया है, तो कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक समाजवाद। तो सही आंसर इसका ए है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। मार्क्स ने आधुनिक मजदूर वर्ग को यह क्रांतिकारी ताकत बनाया जो समाज को पूंजीवाद से कम्युनिज्म तक ले जाने में अगुवाई करने के इच्छुक थे और इसके काबिल भी हैं। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों और तबकों में मजदूर वर्ग है जो पूंजी की शक्ति और संघ केंद्रित होने के साथ साथ खुद बढ़ता और शक्तिशाली होता है। किसान और दूसरे छोटे उत्पादक समय के साथ साथ विघटित होते रहते हैं, कुछ पूंजीपति बन जाते हैं और अधिकतम अपनी शक्ति को खोकर वेतनभोगी मजदूर बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में हम शक्ति संतुलन का सिद्धांत संबंध करते हैं। तो ये जो सही आंसर है शक्ति संतुलन, वो कौन सा सम्मेलन है, तो वियना सम्मेलन। सन 1815 में नेपोलियन की पराजय के पश्चात यूरोपियन शक्तियों द्वारा शक्ति संतुलन के सिद्धांत को वियना सम्मेलन में मान्यता दी गई। इसमें सबसे प्रमुख भूमिका ऑस्ट्रिया के विदेशी मंत्री मेटरनिख ने निभाई थी। 1815 में वियना कांग्रेस द्वारा निर्धारित की गई यूरोपीय देशों की सीमाएं, यूरोपीय संगीत व यूरोपीय व्यवस्था से तात्पर्य सन 1918 के वियना कांग्रेस के बाद की अवस्था है जो शक्ति के संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है, और ये व्यवस्था यूरोप में 1815 और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ तक विद्यमान रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित महाद्वीप में कौन एक शीत युद्ध के केंद्र में था। तो यहाँ पर यूरोप है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो शीत युद्ध तो अमेरिका और जो है रूस के बीच में हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर जो है यूरोप है। तो इसका आंसर जो है
व्याख्या देखते वैसे तो अमेरिका होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच जो है तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। रूस के नेतृत्व में साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों के दो खेमों में बट गए थे। अच्छा, तो जो यूरोप है वो पूंजीवादी देशों से ही संबंधित थे, तो इसलिए शायद इसका आंसर जो है ए ऑप्शन है। इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई और दोनों इस गुट का वातावरण बनाते हुए कि युद्ध का खतरा हमेशा दिखाई पड़ता था। इस युद्ध के उद्देश्य अपने अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत करना था, ताकि भविष्य में प्रत्येक अपने अपने विदेशी गुट की चालों को आसानी से काट सके। इस युद्ध को दो महाशक्ति के मध्य जैसे न्यूज़पेपर में निकाल दिया और कागजों के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और जो भी उस समय जो सोशल मीडिया था उसी के माध्यम से जो है ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसको शीत युद्ध कहते हैं। और अंततः 1991 में सोवियत रूस के विघटन हो गई और जिससे उसकी क्या शक्तियां कम हो गई और शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हिस्टोरियोग्राफी से है। इतिहास विज्ञान है ना कम और ना ही अधिक, तो ये जेबी ब्यूरो का कथन है। इतिहास विज्ञान है ना कम ना अधिक, आंसर जेबी ब्यूरो। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ होता है खोजना या जानना। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक लेखक हेरोडोटस ने किया था, इसलिए इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को। इतिहास के स्वरूप अथवा प्रकृति के संबंध में सर्वप्रथम प्रोफेसर जे.बी. ब्यूरो ने 1903 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इस मत का प्रतिपादन किया कि इतिहास एक विज्ञान है, ना कम ना अधिक। इस मत के जरिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इतिहासकारों का कर्तव्य है कि वह अतीत के सभी पक्षों को समाज के सामने क्या करे, प्रस्तुत करे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? तो आंसर बिल्कुल साफ है, जिसने सेना संगठन में बहुत ज्यादा खर्चा किया होगा, बहुत ज्यादा ध्यान दिया होगा, वही होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएंगे। इसके समय में टोटल कितने मंगोल आक्रमण हुए? कुल जो है 6 हुए। पहला मंगोल आक्रमण जो है कादर खां के नेतृत्व में 1298 में हुआ था। आगे देखते हैं। अब इसमें बताया गया है कि कौन एक सुमले थे, कौन सही सुमले थे। इब्न बतूता का किताबुल रहला, जियाउद्दीन बर्दनी की तबकाते नासिरी, अबुल फजील का मुख्तखाब तवारीख, दारा शिको का शाहनामा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है इब्न बतूता के किताबुल रहला, जो कि सुमलित है। बाकी मिनहाज ने लिखी थी तबकाते नासिरी, बदायूं ने लिखी थी मुख्तखाब तवारीख और इनायत खां की शाहनामा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल? तो बिल्कुल इल्तुतमिश द्वारा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इल्तुतमिश को दिल्ली के सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है। इसके सुल्तान पद की स्वीकृति किसी गौर के शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी इसने, इसलिए इसको वास्तविक जो है सुल्तान माना जाता है। इलवरी जन जातीय तुर्क था। इसने सर्वप्रथम लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया था और इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने लाहौर को ही राजधानी बना के रखा, वो कभी भी भारत नहीं आया। इस तरह की जो बातें थी। इसने जो है शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित दिल्ली सल्तनत के 2 प्रमुख सिक्कों, चांदी का टंका और तांबे का जीतल को प्रचलित करवाया और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। उसने अपने सिक्कों पर हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे शिव के नंदी और चौहान घुड़सवार को अंकित करवाया था। तो याद रखिए, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, चाहे वो यूजीसी हो चाहे अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, कभी भी पूछ सकता है कि किसके शासन के समय जो सिक्के थे वो हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे शिवनंदी और चौहान घुड़सवारों को अंकित करवाया था। तो इल्तुतमिश।
आगे देखते हैं कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन, अब याद रखिए मध्यकालीन भारत का है, पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एग्रीकल्चर पर राजस्व वसूलने पर ध्यान दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो जो है पूरी व्यवस्था ही खराब शराब कर दी थी। सिकंदर लोदी का भी है लेकिन उसमें पट्टा और कबूलियत नहीं आती। शेर शाह सूरी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। इसने जो है भारतीय एग्रीकल्चर में जो है काफी योगदान इसमें दिया था, जिसमें पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया। तो शेर शाह सूरी सही आंसर हो जाएगा। शेर खान, जिसको शेरशाह सूरी कहते हैं, दिल्ली पर राज करने वाले द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था। प्रथम अफगान वंश लोधी वंश को माना जाता है। इनके बचपन का नाम फरीद था। शेर शाह ने मुगलों से उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था। शेर शाह के प्रारंभिक सुधार दूरगामी परिणाम वाले सिद्ध हुए। इसके शासन प्रबंध की जानकारी अब्बास खान सरवानी की पुस्तक तारीख शेर शाह में मिलती है। शेर शाह ने सरकार तथा कृषकों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। उसने भूमि का निर्धारण के लिए राय प्रणाली भी जो है प्रचलित की थी। तो याद रखिए पट्टा कबूलियत और भूमि निर्धारण के लिए राय व्यवस्था प्रणाली जो है प्रचलित करवाई थी शेरशाह सूरी ने। और इसके समय जो है 3 प्रणालियां प्रचलित थी लगान निर्धारण हेतु। दूसरी है गल्ला बख्शी, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। गल्ला बख्शी और बटाई, नक्श और मुक्ताई या कनकुत या नकदी या जप्ती। तो 3 ही थी। गल्ला बख्शी मतलब जो अनाज होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। फिर है कनकुत और दूसरी है नकदी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी। तो पुष्टि मार्ग जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य जो है पुष्टि मार्ग की स्थापना इन्होंने की थी। पुष्टि मार्ग बल्लवाचार्य। आगे देखते हैं बल्लवाचार्य भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता माने जाते हैं। इन्होंने वैश्य व नरावतार अग्नि का अवतार कहा गया है और ये वेद शास्त्र में पारंगत थे। रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य और बल्लवाचार्य ने ज्ञान के स्थान पर भक्ति को अधिक जो है प्रशय देकर वेदांत को जन सामान्य की पहुंच के योग बनाने का प्रयास किया था। ये वैष्णव धर्म के अतिरिक्त जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त आदि धर्म संप्रदायों के अद्वितीय विद्वान थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस मुगल अधिकारी को लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटर जनरल कहा जाता है। तो मुशर्रिफ ए मुमालिक, मीर समा मुस्तैफ ए मुमालिक, वकील मुल्लक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी ऑप्शन। तो मुस्तैफ ए मुबालिक। आगे देखते हैं व्याख्या दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को उचित ढंग से चलाने के लिए भिन्न भिन्न विभागों की स्थापना की गई। इनके प्रमुखों की भी नियुक्ति की गई, जैसे कि आरजे मुबालिक सैन्य विभाग का प्रमुख था। वरीद एक खास शाही पत्र व्यवस्था का प्रमुख था। सद्र उस सुदूर जो है धर्म दान का प्रमुख था। वरीद ए मुबालिक गुप्तचर। वरीद जो है गुप्तचर से ही है, तो कहीं पर वरीद जहां पर आ जाए तो वहां पे याद रखिए गुप्तचर से ही है। मुशरिफ महालेखाकार, मुस्तैफी ए मुमालिक जो कि महालेखा परीक्षा इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मुस्तैफी ए मुबालिक महालेखा परीक्षक से संबंधित थे। काजी उल, तो काजी जो है न्याय से होंगे, तो न्याय का सर्वोच्च कौन होता था? काजी उल कुजात। अगला क्वेश्चन देखते हैं पच्चीकारी या पित्राड्यूरा जो स्थापत्य कला का एक चारित्रिक विशिष्ट लक्षण है, वह भारत में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था। तो किसके शासन में? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर।
तो यहाँ पर सही आंसर जो है डी होना चाहिए, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में ही पित्राड्यूरा जो है इनकी बेगम जो है नूरजहां ने अपने पिता के उसमें जो है करवाया था। तो आगे देखते हैं एतमाद दौला के उसमें करवाया था। तो जहांगीर ने वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रेशर दिया था, लेकिन फलस्वरूप इनके समय बहुत कम इमारतों का निर्माण हुआ। जहांगीर के समय सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो है आगरा में बना एतमाद दौला का मकबरा। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना हुआ है। कौन सा? एतमाद दौला का मकबरा। इसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर भवनों की पहली बार पित्राडूरा मतलब जो कुछ जो पत्थर के नग है उसको संगमरमर में जड़ देना, एक डिजाइन बना देना, उसी को पित्राडूरा कहा गया है। और ये जो है यद्यपि इस प्रणाली जो है पित्राडूरा का प्रयोग पूर्व ही उदयपुर राजस्थान के गोलमंडल में 1600 में किया जा चुका था। तो ये था। आज भी आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको पित्राडूरा से रिलेटेड छोटे छोटे जो हैं चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे बॉक्स वगैरह है। तो उसमें जो है जो रंगीन पत्थर हैं उसको जड़ के एक डिजाइन या ज्योमेट्री जो भी फॉर्म है फ्लावर का जो है उसको दिखाया गया है। और फिर अगर और आपको देखना है तो ताजमहल में आप जाएंगे तो ताजमहल में भी पित्राडूरा का काम हुआ। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन से मुगल शासक के समय? तो जहांगीर। आगे देखते हैं मंसूर प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था, किसके काल का? तो मंसूर हो जाएगा सी, जहांगीर के काल का। जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, दौलत और मनोहर। जिनमें से बादशाह ने उस्ताद मंसूर को नादिल उस्र तथा अबुल हसन को नादिर उस जमा की उपाधि जो है दी थी। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पक्षियों और अनेकों पुष्पों के अनेक चित्र बनाए गए। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों में साइबेरिया का एक बिरला सारस तथा बंगाल का एक अनोखा पुष्प विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल था। उसने ताजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया और ड्यूटर के संत जॉन पॉल के तस्वीर की एक नकल बनाई थी। आगे देखते हैं 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना आजाद ने किया था। बेबिल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था और यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था और इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। इस सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यही अड़ियल रूप 24 जून से 14 जुलाई तक चलने वाला शिमला सम्मेलन की असफलता का मुख्य कारण था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1916 में संपन्न हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ? तो बेलग्रेड में हुआ था। आगे देखते हैं गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह आंदोलन विकसित देशों के हितों की तुलना में तृतीय विश्व युद्ध के देशों की सामूहिक राजनीतिक और आर्थिक चिंताओं की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच का कार्य करती है। गुटनिरपेक्ष मतलब जो दो गुटों में बटा हुआ था उसमें जो है कुछ देश सम्मिलित नहीं हुए और ये काम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रेज टिटो ने शुरू किया था। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी और इस गुटनिरपेक्ष का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था।
आगे देखते हैं। वर्ष 1739 में मराठों ने सालसेट एवं बसीन पर कब्जा किया था। मराठों ने सालसेट एवं बसीन पर कब्जा किया था। तो मतलब डचों से, फ्रांसीसियों से, अंग्रेजों से और पुर्तगालियों से। तो याद रखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो पुर्तगालियों से किया था। आगे देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरी एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दो भक्त काल का संत जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद हो जाएंगे। इनके बहुत सारे शिष्य थे, टोटल 12। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं और जिसको एक्सप्लेन इसकी व्याख्या देखनी है उसको आप पॉज करके आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं। किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? तो याद रखिए ये थे शासक अहमद शाह फर्स्ट। कौन थे? अहमद शाह फर्स्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने मद्य निषेध लागू करने का सफल प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। ये यूजीसी नेट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं। 1791 में बनारस में उन्होंने किसने संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतबाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रहेगी? तो ये मुनरो ने कहा था। मुनरो ने कहा था कि ये हमेशा प्रचलित रहेगी। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी? तो याद रखिए आंसर होगा 1853। 1853 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस आधार पर जो है पत्र अधिनियम चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार? तो 13 वाला था। 13 वाला आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में सती प्रथा को समाप्त करने में भूमिका किसकी थी? राजा राम मोहन राय की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से गदर पार्टी लाला हरदयाल हो जाएंगे। बी ऑप्शन। भारतीय स्वयं सेवक संघ RSS के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे बलीराम केशव राव हेडगेवार, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। कौन उपनाम लोक हितवादी? तो लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं तो गोपाल हरि देशमुख। आगे देखते हैं। भारतीय प्रेस को 1835 में प्रतिबंध से मुक्त किया गया था। तो किसके समय में किया गया था? तो याद रखिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ। आगे देखते हैं। केवास जी नाना भाई ने 1853 में सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पे लगाया था? सूरत में लगाया था, बॉम्बे में लगाया था। आंसर बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट का नेतृत्व करते हुए किसने 1933 में एक पृथक मुस्लिम राज्य यानी पाकिस्तान बनाने की जो है दिया था? चौधरी रहमत अली। यहाँ पर सही हो जाएगा। किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। और यहाँ पर जो है सेंट थोमे का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध को कहा गया था और यहाँ पर एक संधि होती है एक्सला सापिल की संधि। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है बनिस्बत बकरे की तरह? तो ये टीपू सुल्तान ने कहा था।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश काल में किसने स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक है? तो यहाँ पर आंसर रिपिन हो जाएंगे, स्थानीय स्वशासन के सुधारक लॉर्ड रिपिन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 4 परिधीय न्यायालयों सर्किट कोर्ट्स को आरंभ किया, जिसमें से 3 बंगाल और 1 बिहार के लिए था? 4 परिधीय न्यायालय की स्थापना की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर सही ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनावों में कितने प्रतिशत योग्य मताधिकारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ही जो है गलत दिए गए हैं। आगे देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा 56 से 1956 से 1961। और ये जो है पीसी महल नोविस के मॉडल पर आधारित था, जिसमें तीव्र औद्योगिकीकरण था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल परिवहन व नदियों के आवागमन के प्रबंध के लिए मुगल प्रांतों और सूबों में उत्तरदायी था? तो आंसर मीर बहार था। बाकिया नबी समाचार लेखक होता था, मीर अर्ज सेना से रिलेटेड, मीर अर्ज जो है पत्रकारों से, बादशाह के पास भेजे जाने वाले पत्रकार, मुशर्रिफ आय व्यय का लेखा जोखा, मीर बख्शी सेना विभाग का। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश किसने दिया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा जो है प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही हो जाएंगे। ये दोआब कर और ये सारा राजधानी परिवर्तन इनका ही काम था। आगे देखते हैं, मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था को क्या कहते थे? तो मीरासदारी कहते थे, मीरासदारी। आगे देखते हैं, औरंगजेब द्वारा संगीत प्रतिबंधित करने की सूचना हमें मिलती है, किससे मिलती है? तो ये मिलती है साकी मुस्तैद खां और मनूसी से, दोनों से मिलती है। तो इसका ऑप्शन 2 है, इसलिए इसका कोई ऑप्शन जो है सही नहीं है। आगे देखते हैं, रजनीनामा, तो ये तो महाभारत का है रजनीनामा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जौनपुर में शर्की राज्य स्थापित किया था किसने? मलिक सरवर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये दारा शिकोह ने किया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1773 में रेगुलेटरी अधिनियम के प्रतिपादित किए जाने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर जो है फेडरिक नॉर्थ थे। कौन थे? फेडरिक नॉर्थ। आगे देखते हैं, भारत में वैज्ञानिक प्रशासनिक सेवा किसने और कब स्थापित की थी? प्रशासनिक सेवा, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, लिटिन के समय में। 1879 लिटिन के समय में वैधानिक प्रशासनिक सेवा जो है स्थापित किया था लिटिन। अगला देखते हैं, ब्रिटिश भारतीय सेना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक सुधारों को आरंभ किया था? तो किचनर है, ऑस्ट्रियन है, एनरी है, अचिन लेक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन किचनर है, इसका जो सही ऑप्शन है वो किचनर है। आगे देखते हैं, 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना, तो मार्गरेट कर्जन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। आगे देखते हैं, हूल नामक आंदोलन से 19वीं शताब्दी की कौन सी जनजाति जो है संबंधित है? तो हूल जो है संथाल से संबंधित है, हूल जो है संथालों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने
लाला हरदयाल ने की थी, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो मानवेंद्र नाथ रॉय नहीं थे, बाकी जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अच्युत पटवर्धन, ये सारे के सारे समाजवादी दल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्शन ने बंगाल के स्थायी बंदोबस्त को प्रभावित किया था? तो ये था विग विचारधारा दर्शन। आगे देखते, महात्मा गांधी ने मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो बेलगाम हो जाएगा, बेलगाम में ही किया था 1924 में, कर्नाटक है बेलगाम। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल पुलिस सुधारों के लिए जाना जाता है? पुलिस सुधारों के लिए जाना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा एलिगन। कौन? लॉर्ड कर्जन, सॉरी, पुलिस के लिए लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही मुस्लिम संगठन ने मुसलमानों को राजनीति में भागीदारी के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ समझौते पर प्रयास करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर सही आंसर नहीं दिया गया है, इसको स्किप कर दें। 1906 में गठित। आगे देखते हैं, भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ किसने किया था? तो रमाबाई रानाडे ने किया था। देश प्रेम धर्म, देश प्रेम धर्म है और धर्म है भारत के प्रति प्रेम, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन था। देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली किसान आंदोलन की सर्वाधिक निर्भीक तथा साहसी महिला कौन सी थी? तो ये हो जाएगा बीरा गुनम्मा, बीरा गुनम्मा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में बंगाल के मध्यम वर्ग की केंद्रीय संरचना थी? तो यहाँ पर हो जाएंगे जमींदार थे, जमींदार, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, 1834 में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं? तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर विलियम बेंटिक सही हो जाएगा। 11-12 की जो एनसीईआरटी है वहाँ पर ये दिया गया है, 12th क्लास में जो है उसमें दिया गया है। आगे देखते हैं, इंद्र नारायण द्विवेदी जिन्होंने संयुक्त प्रांत को किसान सभा का गठन किया था, मूलतः किसके अनुयायी थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय के, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे हस्तांतरित हुआ था? तो 1687 में महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थापित हुआ था। पहले सूरत में था, फिर बॉम्बे भेज दिया गया था 1687 में। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बस्ती कौन सी थी? तो हुगली थी। कौन सी थी? हुगली। हुगली में जो है अंग्रेज रहते थे। आगे देखते हैं, दहसाला व्यवस्था में इलाही पंचांग के किन वर्षों में राजस्व को सम्मिलित किया गया था? 15वें से 24वें, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा युग में जो सम्मिलित है? तीर्थ यात्रा कर सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है बताना है। तो ये तो सही है, तीर्थ यात्रा कर प्रतिबंध 1563। जो सम्मिलित नहीं है वो है डी ऑप्शन, जजिया कर जो है 1565 ना होके जो है 64 है, 64 है, 64, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। इबादत खाने की स्थापना 75 में,
मजर की घोषणा 79 में और आईने देशाला 1582 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संतों की जीवनियों के संकलन वाले भक्तमाला की रचना की थी? तो आंसर नाभादास हो जाएंगे। भक्तमाला नाभादास। आगे देखते हैं, तो यहीं तक था ये पेपर। टोटल जो है इसमें 70 क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।